अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। समुंदर की होलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। मिस्टर लाबून और लाबून हैरान निगाहों से जॉन समूएल को देखने लगा। गालबन जॉन समूएल के लहजे में कोई ऐसी बात थी जिसने लाबून को चौंकने पर मजबूर कर दिया था। गार्था भी उसकी जानिब मतवज्जा हो गई। क्या बात है? कैप्टन लाबून ने गूंजदार आवाज में पूछा। मिस्टर लाबून, मैडम गार्था, आप दोनों जरा इधर तशरीफ लाइए, कैप्टन जॉन समूएल बोला और दोनों उसके करीब पहुंच गए। यकीनन तुमने कोई खास बात देखी है। हाँ, आप भी दूरबीन से देखिए, वो दूर उस लकीर के पास वो धब्बे कैसे हैं, जॉन समूएल ने कहा और लाबून उधर निगाहें जमाकर खड़ा हो गया। लेकिन गार्थावर्था ने दूरबीन अपने हाथ में ले ली थी और उसे फोकस करके देखने लगी। फिर दफतन ही लाबून के मुंह से आवाज निकली, वो समुद्री जहाज हैं, उनकी तादाद 8 के करीब है। हो सकता है उनके अकब में और भी जहाज हों, लेकिन मैं सिर्फ 8 जहाज देख रहा हूँ। उफ मेरे खुदा, ये इस सीमत समुद्री जहाज, ये कौन हो सकता है? क्या वो लोग किसी तरह अपनी दुनिया से मदद हासिल करने में कामयाब हो गए हैं? लाबून ने कहा। कौन लोग? गार्था बोली। वही जिनसे हमने अखनातून हासिल किया है। नामुमकिन, गार्था ने कहा। लेकिन वो अखनातून जैसे जहाज हैं और उनका ताल्लुक किसी भी तरह समुंदर के किसी दूसरे खित्ते से नहीं हो सकता। वो हमारी ही सिमत बढ़ रहे हैं। लाबून के अंदाज में तशवीश पाई जाती थी। गार्था निचला होंठ दांतों में दबाकर कैप्टन जॉन समूएल को देखने लगी। फिर उसने सर्द लहजे में कहा, कैप्टन, क्या ये नहीं हो सकता कि वो ओशियन ट्रेजर के जहाज हों? ओशियन ट्रेजर? जॉन समूएल की बजाय लाबून ने कहा। हाँ, ये क्या होता है? लाबून बोला। समुद्री तहकीकात का एक ऐसा इदारा जो दुनिया भर के समुद्रों में तहकीकात करता है और बहुत ज्यादा ताकतवर है। उस इदारे के पास बेहतरीन वसाइल हैं और ये समुद्र में दूर दूर तक पाया जाता है। समुद्र में उन्होंने बहुत से जजीरों पर कब्जा करके अपने पॉइंट्स कायम किए हुए हैं और वहां ये लोग हर तरह की कार्रवाइयां करते हैं। ओहो, मगर ये इस तरफ कैसे निकल आए? समुद्र का ये हिस्सा तो दुनिया वालों के तस्वर से भी दूर है, लाबून ने कहा। नहीं, ये तुम्हारा ख्याल गलत है। दुनिया के रहने वाले खिला में बहुत सी ऐसी कार्रवाइयां कर चुके हैं, मगर तुम्हारे ख्याल में उनका हमारी तरफ बढ़ना क्या मायने रखता है? मुझे ये सब कुछ बेहतर नजर नहीं आ रहा। मतलब, हो सकता है ये हमसे जंग का इरादा रखते हों। जंग? मगर क्यों? अखनातून वालों से उनकी बहुत पुरानी दुश्मनी चल रही थी और अखनातून के जरिए उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया जा चुका है। मगर इस वक्त अखनातून पर वो लोग नहीं हैं जिनसे उनकी दुश्मनी है, लाबून ने कहा। मगर वो लोग ये बात क्या जाने कि ऐसी कोई बात है। ओहो, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? लाबून किसी कदर झल्लाए हुए अंदाज में बोला। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए? कैप्टन जॉन समूएल, आप देख रहे हैं इन जहाज़ों को? हाँ मैडम, अब वो कुछ और वाज़े हो चुके हैं। जरा दूरबीन मुझे दीजिए, जॉन समूएल ने कहा और फिर वो देर तक दूरबीन की आंखों से लगाए रहा और उसके बाद बोला, वो सब जंगी जहाज हैं और उनके पास जंगी साजो सामान है। जंगी जहाज, जंगी साजो सामान? गार्था के मुंह से आहिस्ता से निकला और उसकी आंखों में एक पुरइसरार चमक लहराने लगी। उसने एक निगाह जॉन समूएल को देखा, फिर दूसरी निगाह लाबून को और उसके बाद वो जॉन समूएल से बोली, फर्ज करो कैप्टन, अगर वो लोग अखनातून पर आछी हथियारों से हमला करें तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, कैप्टन ने जवाब दिया। ओहो, मगर अखनातून पर भी तो हर किस्म का जंगी साजो सामान मौजूद है। गोला बारूद का काफी जखीरा भी है। आपका क्या ख्याल है मैडम? क्या मैं किसी ऐसे जहाज पर कैप्टन रहा हूं जो जंगी नौइयत का हो? मैं गैर फौजी आदमी हूं। मुझे या मेरे साथियों को हथियारों के इस्तेमाल का कोई तजर्बा नहीं। इस सिलसिले में जो कुछ करना होगा आप ही को करना होगा, कैप्टन जॉन समूएल ने कहा और उसकी आंखों में एक अजीब कैफियत पाई जाती थी और इस वक्त वो दिल से ये दुआ मांग रहा था कि खुदा करे वो जंगी जहाज करीब आ जाएं, अखनातून को तबाह बर्बाद कर दें, वो खुद
पनाह मांग लेगा और यकीनी तौर पर महज़ब दुनिया के महज़ब इंसान उसे पनाह देंगे, क्योंकि वो एक मजलूम कैप्टन है जिसे ज़बरदस्ती इस जहाज का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है। गार्था वर्था और लाबून गहरी सोचों में गुम थे और लाबून की निगाहें बार बार जंगी जहाजों की जानब उठ रही थीं। बिलाशुबा समुंदर में वो जितने फासले पर नजर आए थे, उसे इतने मुख्तसर वक्त में इतना कम नहीं होना चाहिए था। इसका मकसद था कि उनकी रफ्तार बहुत तेज है। गार्था वर्था खुद भी अखनातून की सलामती की ख्वाहिशमंद थी और इधर से जहाजों की इस तेज रफ्तारी को देखकर ये सोच रही थी कि बहुत ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए, इससे पहले कि अखनातून की सलामती का बंदोबस्त कर लेना मुनासिब है। लाबून ने कहा, यह सूरत हाल बहुत परेशान कुन है। अगर हम पर हमला हो गया तो इसके जवाब में हम क्या करेंगे? मेरे जहन में एक तजवीज़ है, क्या जल्दी कहो। इस वक्त एक आदमी ऐसा है अखनातून पर जो इस सूरत हाल को कंट्रोल कर सकता है। कौन? उसका नाम शाबान है। शाबान कौन है? लाबून ने पूछा। वो नौजवान लड़का जिसे हमने बाद में गिरफ्तार किया था और जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि वो सुबेरा वाला। हाँ, लेकिन सुबेरा वाला हमारी मदद क्यों करेगा? लाबून ने पूछा। मैं उसे इसके लिए आमादा कर सकती हूँ। तो फिर कोशिश करो, जल्दी करो, वक्त कहाँ है? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आओ, गार्था ने कहा। वाकई ये कुदरती मौका मिला था उसे शाबान को बर्तली दिलाने का, और वो शाबान से एक बार फिर मुतासर हो गई थी और उसके लिए सच्चाई से कुछ करना चाहती थी, लेकिन निहायत एहतियात के साथ। शातिर औरत लाबून के साथ आगे बढ़ती रही और शाबान को तलाश किया जाने लगा। वो इस वक्त जहाज के एक हिस्से में सफाई कर रहा था। गार्था वर्था के साथ लाबून को देखकर शाबान की निगाहें उठाईं और गार्था ने करख्त लहजे में कहा, शाबान इधर आओ। शाबान हाथ में पकड़ा हुआ सफाई का बुरुश रखकर उनके सामने पहुंच गया। शाबान, लाबून तुम्हें एक बाइज्जत मकाम देना चाहता है, लेकिन तुम ये बात जानते हो कि कोई भी बाइज्जत मकाम हासिल करने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, और इस वक्त मैंने तुम्हारी सिफारिश लाबून से की है। मुझे यकीन है कि तुम उससे पूरा फायदा उठाओगे। पहला सवाल तुमसे ये किया जाता है, क्या तुम अपने आप को सुबेरा का नुमाइंदा समझते हो? शाबान ने सादा सी निगाहों से लाबून और गार्था को देखा, फिर बोला, मैं नहीं जानता कि सुबेरा क्या है, मैं नहीं जानता तश्ता क्या है। ये बात तुम लोग जानते हो और मुझे गिरफ्तार करके बिला वजह ही कैदी बना लिया गया। ना मैंने सुबेरा के लिए आज तक कुछ किया, ना तश्ता के खिलाफ कोई काम किया। मैं उसे अपने साथ ज्यादती समझता हूँ। लाबून ने नरम लहजे में कहा, इस बात को खसूसी तौर पर जहन में रखा जाएगा। इस वक्त तुम्हें हमारा एक काम करना है। मैंने कभी किसी काम से इनहराफ नहीं किया, तो फिर मुख्तसर अल्फाज में मैं तुम्हें सूरत हाल बता रही हूँ। ओशियन ट्रेडर के जहाजों ने अखनातून को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। वो जंगी जहाज हैं और लाजमी तौर पर ओशियन ट्रेडर अखनातून को तबाह बर्बाद कर देना चाहता है। तुम अच्छी तरह जानते हो उनका मकसद क्या है। मैंने लाबून से कहा है कि शाबान एक गैर मुतल्लक आदमी है, उसे तश्ता और सबेरा के बारे में कोई इल्म नहीं है। चुनांचे अगर इस वक्त वो अखनातून से उन जंगी जहाजों का मुकाबला करे तो हम उसे अपने साथियों में तस्वुर कर सकते हैं, और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए और अखनातून ओशियन ट्रेडर के जहाजों से बच गया तो तुम्हें एक आला मकाम दिया जाएगा। क्या ख्याल है? क्या तुम इस मौका से फायदा नहीं उठाओगे? मैडम गार्था, जहां तक आप फायदा उठाने की बात करती हैं, दर हकीकत मुझे कोई फायदा दरकार नहीं, लेकिन मिस्टर लाबून से मुझे कोई प्रकाश नहीं है। वो इस वक्त हमारे रहनुमा हैं। जो हुक्म मुझे देंगे मैं उस पर अमल करूंगा, क्योंकि मैं एक गैर मुतल्लक आदमी हूँ। लाबून ने आगे बढ़कर शाबान का शाना थपथपाते हुए कहा, और मैं उन लोगों को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता जो मुझ पर थोड़ा सा भी एहसान करें। तुम फौरन अपने ये काम छोड़ दो। जायंट समूएल के तमाम खलासियों को और उन लोगों को जो मेरे साथी हैं फौरन इन जंगी हथियारों पर मुतय्यन कर दो और उन्हें उनके इस्तेमाल का तरीका बताओ, और भी तमाम लोगों को फौरन ही जमा कर लिया जाए। मैडम गार्था, आप बराहे करम ये काम सर अंजाम दें। शाबान फौरन मुस्तैद हो गया। गार्था ने एक निगाह शाबान पर डाली, आंखों ही आंखों में उससे कहा कि शाबान, बिल आखिर मैं वो मौका तलाश करने में कामयाब हो गई हूँ जिसका मैंने तुमसे वादा किया था, और अब तुम पर मुनहसर है कि तुम किस तरह लाबून के दिल में अपने लिए जगह बनाते हो।
शाबान ने अपने काम का आगाज कर दिया। जंगी हथियारों पर ग्राफ चढ़ा लिए गए थे जिन्हें फौरन ही उतारा गया। उनकी आजमाइश की जाने लगी। लाबून खुद इस काम में बहुत दिलचस्पी ले रहा था और वो उसके साथी ऐसे हथियारों से बिल्कुल नावाकिफ थे। लेकिन शाबान खुद भी जानता था कि अगर ओशियन ट्रेडर के जंगी जहाज अखनातून को तबाह करने में कामयाब हो गए तो बहुत तबाही फैलेगी और उसके बाद उसका मुस्तकबल कुछ नहीं रहेगा। तेज रफ्तारी से उसने जंगी हथियारों को लोड किया और उन लोगों को इन हथियारों के इस्तेमाल का तरीका समझाने लगा। तमाम लोगों को मालूम हो गया कि कोई जबरदस्त खतरा सर पर आ गया है, इसलिए सब ही ताउन कर रहे थे। प्रोफेसर भी इस काम में शरीक था और उसकी आंखों में दिलचस्पी के आसार थे। उसे चौका पहले से सूरत हाल का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन बाद में जब सारी तफसीलात उसके इल्म में आईं तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने आहिस्ता से कहा, सैंड्रा, यूं लगता है कि वह मुश्किल खुद ब खुद हल हो गई जिसके लिए हम परेशान थे। सैंड्रा ने तशवीश से कहा, लेकिन डैडी, क्या अखनातून इन जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और जवाब जो अब हमसे बहुत ज़्यादा फासले पर नहीं है? इसका फैसला वक्त करेगा। ज़ाहिर है दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। प्रोफेसर ने जवाब दिया। जहाज पर तमाम हिफाजती इंतजामात कर लिए गए। उस वक्त लाबून हैरान निगाहों से शाबान को देख रहा था, जो फटे पुराने बोसीदा लिबास में मलबूस एक कैप्टन की हैसियत से हर किस्म के इंतजामात कर रहा था। जायंट समूएल अलग फटी फटी नजरों से शाबान को देख रहा था। उसने अपने एक मातहत के सरगोशी के अंदाज में कहा, यह शख्स तो मुकम्मल कैप्टन है, अभी तक हमें इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। तमाम कार्रवाइयां बड़े जोशो खरोश के साथ हो रही थी। उधर ओशियन ट्रेडर के 8 जंगी जहाज अपनी पोजीशन तब्दील कर चुके थे और अब उन्होंने एक नीम दायरे की सी शक्ल बना ली थी। अंदाज अखनातून को घेर लेने का सा था। शाबान ने समुंदर को पुरसकून पाया तो जॉन समूएल को पहला हुक्म सादर किया, मिस्टर जॉन समूएल, जहाज के इंजन बंद करा दिए जाएं और लंगर डाल दिए जाएं। खसूसी तौर पर इस बात का इंतजाम किया जाए कि अखनातून की अपनी ये पोजीशन तब्दील ना हो। लाबून ने जॉन समूएल से कहा, जॉन, इस वक्त तुम्हें मिस्टर शाबान के ज़ेर हदायत काम करना है। जॉन ने गर्दन हिला दी। जहाज के इंजन बंद कर दिए गए, लंगर डाल दिए गए और खसूसी तौर पर उसका इंतजाम कर लिया गया कि जहाज की पोजीशन तब्दील ना होने पाए। और फिर उस वक्त रात के तकरीबन 8:30 बजे जब ओशियन ट्रेडर के जंगी जहाज़ों की जानब से टारपेडो फायर किए गए। शाबान बेहतरीन सलाहियतों का मालिक था। उसने इस बात को मद्दे निगाह रखा था कि टारपेडो फेंके जा सकते हैं और अखनातून पर टारपेडो को फासले पर ही तबाह करने का माकूल बंदोबस्त था। ये जगह शाबान ने खुद संभाली हुई थी। उसने फौरन ही निशाना लिया और टारपेडो पर निगाहें जमाए हुए अपने तरफ से टारपेडो शिकन मिसाइल फायर कर दिया। टारपेडो दरमियान ही में तबाह हो गए। गार्था लाबून को तमाम हालात से आगाह कर रही थी। उसने पुरमसरत अंदाज में बताया कि टारपेडो की कार्रवाई क्या होती है और उसका नतीजा क्या निकलता है। साथ ही साथ वो शाबान से वायरलेस पर राब्ता भी कायम किए हुए थी। उसने शाबान से कहा, शाबान, अगर ये लोग पूरी तैयारियों के साथ आए हैं तो हमें किसी सबमरीन के सिलसिले में भी होशियार होना होगा। हो सकता है ज़ेरे समुंदर कोई सबमरीन भी इनका साथ दे रही हो। शाबान ने जवाब दिया, मैडम गार्था, यहाँ इस कंट्रोल बोर्ड पर पूरा नक्शा मौजूद है। समुंदर में कोई सबमरीन नहीं है, मैं जायजा ले चुका हूँ। ये हमारी खुशकिस्मती है। ओहो देखो, शायद उधर से फिर टारपेडो फायर किए गए हैं। आप मुतमिन रहें, मैंने अब खुद कार निज़ाम के तहत काम शुरू कर दिया है। ऑटो कंट्रोल खुद ही टारपेडो चिप चेक करेगा और उन्हें दरमियान में तबाह कर देगा। शाबान ने जवाब दिया, ये शख्स तो एक मुकम्मल बहरी कमांडर है मिस्टर लाबून। ये हमारी खुशबख्ती है कि इस वक्त ये बहरी कमांडर हमारे पास मौजूद है। शाबान दर हकीकत अपनी तमाम तवज्जो उस जंग की जानब मबजूल किए हुए था और हर तरफ से होशियार रहकर अपना काम सर अंजाम दे रहा था। जबरदस्त जंग का आगाज हो गया था। टारपेडो का यह हशर देखकर ओशियन ट्रेडर वालों ने अब दूर मार तोपों से गोलाबारी शुरू कर दी थी, लेकिन शाबान ने पूरी कुव्वत से जवाब दिया और उन लोगों को हदायत जारी कर दी गई जो अखनातून की तोपों में मुतय्यन थे। उन्होंने ऐसी खौफनाक गोलाबारी की कि ओशियन ट्रेडर वालों के जहाज़ों को
अपनी जगह से हटना पड़ा और वो आगे बढ़कर अखनातून की रेंज में लेने में कामयाब नहीं हो सके। बाकायदा समुद्री जंग हो रही थी। एक जहाज से उन 8 जहाज़ों का मुकाबला किया जा रहा था। शाबान ने अभी तक हल्के हथियार इस्तेमाल किए थे। अखनातून पर जो शदीद और ताकतवर किस्म की जंग का इंतजार था, अभी वो निज़ाम अमल में ही नहीं लाया गया था। और इस वक्त शाबान को अंदरूनी तौर पर खुशी भी हो रही थी कि आम रवायात से हटकर वो एक ऐसी आबादी के लिए जंग कर रहा है जो उसकी अपनी है। अखनातून की बका इस आबादी की तरफ आगे बढ़ने की ज़ामन थी। चुनांचे इस वक्त ओशियन ट्रेजर वालों को शदीद जंगी नुकसान पहुंचना ज़रूरी था। लाबून पर अलबत्ता सख्ता सा तारी था और वह ये सोच रहा था कि अगर वाकई ये जहाज इस हैसियत का हामिल ना होता तो तश्ता का मिशन समुंदर की गहराइयों में उतर चुका होता और उन्हें कभी कामयाबी ना हासिल होती। लेकिन वो इस अनोखे नौजवान की ज़हनी सलाहियतों को भी दिल ही दिल में तस्लीम कर रहा था और गालबन अंदरूनी तौर पर यह भी सोच रहा था कि ये नौजवान तो बेहद ज़रूरी है। जब ओशियन ट्रेजर वालों को इस बात का एहसास हो गया कि अखनातून इतना तर लवाना नहीं है तो उसे आसानी से हजम कर लिया जाए, तो उन्होंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शुरू कर दी। और ये वो वक्त था जब शाबान खुद उन पर हमला कर सकता था। अखनातून में भी तारपेडो मौजूद थे और उनकी तादाद काफ़ी थी। यहाँ शाबान ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखा। 2 तारपेडो फायर हुए और सबसे आगे वाले जहाज को निशाना बनाया गया। थोड़ी ही देर के बाद समुंदर में शोलों का रक्स शुरू हो गया। जहाज तबाह हो गया था। गार्था ने पुरमसरत अंदाज में लाबून का हाथ पकड़ लिया था। तुमने देखा, उसने तारपेडो फायर किए और उनका एक जहाज तबाह हो गया। लाबून ने खुशी की धाड़ के साथ गार्था को अपने बाजू में उठा लिया और गार्था कहके लगाने लगी। तारपीडो दोबारा फायर हुए और एक और जहाज निशाना बन गया और उसके बाद ये देखा गया कि ओशियन ट्रेजर के जहाज़ों में अफरा तफरी फैल गई। गालबन उन्हें इस खौफनाक सूरत हाल का एहसास हो गया था। चुनांचे शाबान ने फौरन ही हुक्म दिया जहाज के लंगन फौरन ही उठा लिए जाएं और उसके इंजन स्टार्ट कर दिए जाएं। जॉन समूएल ने यह हुक्म इंजन रूम को तनशर किया और इंजन रूम से कार्रवाई शुरू हो गई। लाबून मुतहैराना अंदाज में यह कह रहा था कि ये तुम क्या शय लेकर आई हो अपने साथ, तुमने मुझे इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं था। ये तो एक पूरी फौज है, एक आदमी के अंदर। इसका मकसद है कि इस शख्स, इस नौजवान ने इस दुनिया में बहुत कुछ सीखा है। ये तो हमारे लिए इंतहाई अहम हो गया है। कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, कोई ऐसी बात जिससे हमारा इस पर हक बन सके। डियर गार्था, कुछ सोचना पड़ेगा। वो देखो, उसने एक और जहाज को निशाना बना लिया। अफरा तफरी फैला दी है। अखनातून ने अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जॉन समूएल खुद भी अब शाबान की हदायत को पूरी तरह मद्दे निगाह रख रहा था। ओशियन ट्रेजर के बाकी 5 जहाज अब वापसी का सफर इख्तियार कर चुके थे, लेकिन अब अखनातून की रफ्तार तेज होती जा रही थी। तारपूडी ने चौथा हमला किया और फरार होते हुए जहाजों में से एक और जहाज निशाना बन गया। उधर शदीद अफरा तफरी फैल गई। अब तो उधर से कोई हमला ही नहीं हो रहा था, जबकि अखनातून की तोपें आग की ऐसी बारिश कर रही थी कि समुंदर रोशन हो गया था और चारों तरफ फुलझड़ियां सी छूट रही थी। यहाँ तक कि बकिया चारों जहाजों में भी आग लग गई। उनका साजो सामान जलने लगा और 4 मशलें समुंदर पर दौड़ती हुई नजर आने लगी। उधर शाबान हशर बर्पा किए हुए था। वो भी मौका मौका से तारपेडो फायर कर रहा था और उसका हर हमला कामयाब था। चुनांचे अब बाकी रह गए थे सिर्फ 2 जहाज। मजीद 2 जहाज भी निशाना बन गए थे। चारों तरफ जहाजों के टुकड़े बिखरे हुए थे और अब अखनातून के दरमियान से गुजर रहा था। बाकी 2 जहाज़ों को निशाना बनाना भी अब कोई मुश्किल काम नहीं रहा था। यकीनी तौर पर वो आगे जाकर नुकसानदा साबित हो सकते थे या कम से कम अपने दूसरे साथियों को इत्तला कर सकते थे। चुनांचे उन्हें भी ठिकाने लगा देना बेहद जरूरी था और बिल आखिर वही हुआ। शाबान ने आखिरी 2 जहाज़ों को भी डुबो दिया। उसके बाद जलते हुए जहाज़ों के टुकड़े, डूबते हुए लोग और बिखरा हुआ साजो सामान भी नजर आने लगा। 8 खौफनाक जंगी जहाज तबाह कर दिए गए थे और इस कामयाबी पर अखनातून में चारों तरफ उछल कूद मची हुई थी। लोग खुशी से नाच रहे थे और मुसलसल फायरिंग कर रहे थे। अब दुश्मन सामने भी नहीं था। गर्ज ये कि हंगामा न जाने कब तक जारी रहा। समुंदर पुरसकून हो गया था।
अखनातून इन जंगी जहाजों के दरमियान से निकलकर आगे बढ़ चुका था। रात गहरी हो गई, लेकिन अखनातून की खुशियां कम ना हुई और मस्त लोग अपनी अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ रहे। कैप्टन जॉन समूएल बुर्ज पर झड़ा हुआ बीकरा सन्नाटे को देख रहा था। उसके जहन में ना जाने क्या क्या ख्यालात आ रहे थे। दूसरी जानब अखनातून वाले अपने इस शानदार हीरो को शानों पर उठाए उठाए फिर रहे थे। बहुत फासले पर गारथा बरथा खड़ी शाबान की इस बेपनाह मकबूलियत को मुस्कुराती निगाहों से देख रही थी और उससे भी कुछ फासले पर प्रोफेसर बैरन सैंड्रा के साथ शाबान की पजीराई का जायजा ले रहा था। अखनातून अब मुतय्यन करदा रास्तों पर फिर से सफर करने लगा और ये खासे तवील फासले तक निहायत पुरसकून रहा, यहाँ तक कि ये यकीन हो गया कि अब दुश्मन की कोई और कार्रवाई मुमकिन नहीं है। तो लाबून ने बुर्ज पर मौजूद जॉन समूएल से कहा कि वो इस शख्स को बुला कर लाए जो इस वक्त अखनातून का हीरो है। शाबान जॉन समूएल के साथ लाबून के पास पहुंच गया। लाबून इस वक्त भी गारथा से गुफ्तगू कर रहा था। उसने शाबान की तरफ मतवज्जा होकर कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम शाबान है? हाँ, मेरा नाम शाबान ही है। तो आओ इस गोशे में चलते हैं और मैं अपने लोगों को हदायत किए देता हूँ कि मेरे पास और कोई ना आए। लेकिन गारथा को लाबून ने खुद से अलहदा नहीं किया था। गारथा के चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था। तब लाबून ने कहा, मेरे दोस्त, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ और ना ही इस फितरत का मालिक जो किसी के एहसान को कबूल ना करे। हकीकत यह है कि वो 8 जंगी जहाज हम सब की कहानी इस समुद्र में ख़त्म कर देते और हम में ये सकत नहीं थी कि हम उनका मुकाबला कर सकते। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सच है कि उस वक्त हम लोग जिंदगी की जो सांसें ले रहे हैं वो तुम्हारी मरहूने मिन्नत है। और हम सारे मसाइल को एक तरफ रख कर अगर सिर्फ ये सोचें कि तुम हमारी जिंदगी बचाने वालों में सरे फहरिस्त हो तो ये गलत नहीं होगा। इस आलम में मैं तुम्हें वो मकाम अपने तौर पर देने के लिए मजबूर हूँ जो तुम्हारा होना चाहिए। ये समुद्री जहाज मेरी मलकियत नहीं है। जिस तरह भी उसे हासिल किया गया है उसका तज़किरा करना बेकार है, क्योंकि वह सब कुछ तुम्हारे इल्म में भी है और इस सिलसिले में गारथा ने भी हमारी रहनुमाई की है। खैर, ये बात तो बात की है, लेकिन मुझे जो मकसद सौंपा गया था उसके लिए मुझे इस दुनिया में बहुत जदोजहद करना पड़ी है। मैं ये नहीं कहता कि सबेरा के तमाम बाशिंदों को मैं गिरफ्तार करके ले आया हूँ, लेकिन इससे ज्यादा वक्त मैं इस दुनिया में गुजार भी नहीं सकता था। एक तवील अरसा हो गया, बेहद तवील। ये अरसा मुझे अपनी दुनिया से चले हुए और अब उसके बाद वापसी जरूरी थी। और तुम्हारा ताल्लुक क्योंकि कबीला सोबेरा से है, इसलिए बदकिस्मती से मुझे तुम्हें कैदी बनाना पड़ा और ऐसा ही दूसरे लोगों के साथ किया गया। लेकिन तुमने अगर महसूस किया हो तो मेरी बात का यकीन करो, सोबेरा वाले बेशक कैदी हैं और उनके साथ कैदियों जैसा सलूक किया जा रहा है, लेकिन उस सलूक में जाती मुनाफरत नहीं है। मैं उन्हें अपनी किसी नफरत का शिकार नहीं बनाया। कैदियों के हिस्से में वो कैदियों की मानो जिंदगी बसर करते हैं, ना तो उन पर कोई तशद्दुद होता है, ना उन्हें खुराक से महरूम रखा जाता है और ना उन बुनियादी आफतों में उन्हें तनहा छोड़ दिया जाता है जो आसमान से ताल्लुक रखती हैं। मेरा मतलब यह है कि मैं जाती तौर पर उनका दुश्मन नहीं हूँ। तुम उसकी वजह जानते हो क्या है? मैं नहीं जानता, शाबान ने साफ सुथरे लहजे में कहा। बुनियादी वजह यह है कि अजीम तरदाना के रहने वाले कभी जमाना कदीम में मोहब्बत और प्यार से रहा करते थे। हमारी मलका सलानूबिया हुआ करती थी और सलानूबिया को वो मुकम्मल इख्तियारात हासिल होते थे जो एक मलका को हासिल होते हैं, और उसके हुक्म पर बुरों के साथ बुरा सलूक किया जाता था और अच्छों को वो तमाम आसाइशें फराहम की जाती थी जो मलका की जिम्मेदारी होती है। यूं अजीम तरदाना सरसब्जो शादाब था और वहां अमनो सकून का दौर दौरा था, जबकि ये दूसरी दुनिया जिसकी कहानियां हमारे कानों तक पहुंचती रहती थी मुसलसल आफात का शिकार रहती, और उन आफात को ये लोग खुद आवाज देते थे। अगर आफात आसमान से नाज़िल नहीं होती थी तो ये इसकी तख्लीक में मसरूफ हो जाते। ये उनकी फितरत में वहशत खेजी और दरिंदगी है, और जब तक बदतरीन मौत का शिकार ना हो सुकून से ना बैठते। लेकिन तरदाना इन कैफियतों का हामिल नहीं था। फिर तरदाना में बदकिस्मती का दौर दौरा शुरू हुआ और जादूगरों ने जादू के खेल दिखाना शुरू कर दिए। उन्होंने अपने अपने जादू सीखे और अपनी अपनी कुव्वतों को अपनी गिरफ्त में रखने लगे। हालांकि यूं होता तो ज्यादा अच्छा होता कि सारे जादूगर सलानूबिया के ज़ारे कमान होते और इस तरह तरदाना की तरक्की में नुमाया काम सर अंजाम देते।
लेकिन जादूगरों ने अपना खेल अलग अलग शुरू कर दिया और अपनी कुव्वतों का मुजाहरा करने लगे, यहाँ तक कि उनकी हरकतों ने नफरत का आगाज किया और सब एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने में कोशां हो गए। और फिर सलानुबिया भी इनका शिकार हो गई। उन्होंने सलानुबिया पर अपना कब्जा जमा लिया और साजिशें इंतहा को पहुंच गई। सलानुबिया बाद में सिर्फ एक नाम रह गया, यानी एक मलका मुतय्यन की जाती और जादूगर उसे अपने कब्जे में कर लेते। और वो फिर होता जो तरदाना में जो जादूगर चाहते थे। यूं तरदाना नफरतों की गोद में आगे बढ़ने लगा और उसमें ऐसे बुरे बुरे काम शुरू हो गए जो इससे पहले तरदाना के रहने वाले तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन दुनिया यही जानती है कि सब जादूगरों का खेल है और जादूगर अपने अपने तमाशे दिखाते रहते हैं। इक़्तिदार का हसूल उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। हालांकि हकीकत यह है कि जिंदगी और उसके बाद मौत शुरू यहाँ से होती है और ख़त्म वहाँ हो जाती है। लेकिन इस वक्फे में वो ना जाने क्या क्या चाहने लगे हैं। सो दो कबीले तश्कील हुए, एक का नाम तश्ता करार पाया और दूसरे का सोबेरा। और जादूगरों ने अपने अपने हिस्से बांट लिए और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बुराइयों की आखिरी हद तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। और वो सब भी इनका शिकार हो गए जो किसी न किसी तरह कबीलों में बट गए थे, जैसे हम। लेकिन ये भी एक सच है कि हम सब तरदाना की जमीन की तख्लीक हैं और तरदाना हमारे लिए अवलियत रखती है। तो सबीरा वाले, मैं ये नहीं कहता कि तू ज़हनी तौर पर तश्ता का गुलाम बन जाए, लेकिन हकीकत ये है कि इससे पहले तू तरदाना का बाशिंदा है और मैं भी। और जब मेरे और तुम्हारे दरमियान बराह रास्त कोई इख्तलाफ नहीं है तो ना तो तू मेरी बुराई चाहेगा ना मैं तेरी। और हो सकता है कि तेरी जहानत कोई ऐसा रंग दिखाए जिससे तरदाना में कोई नुमाया तब्दीली हो। मैं तुझे तेरा मकाम देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा खेल सिर्फ इस जहाज तक है। जब तू इस जहाज से तरदाना की सरजमीन पर उतरेगा तो तू मुझे भी भूल जाना और मेरे जहाज को भी। लेकिन इस वक्त तक यूं समझ ले, मैं तेरे लिए वह हर अमल करने के लिए तैयार हूं जो तेरे इस एहसान का सिला बन सके। शाबान ने महसूस किया कि लाबून एक सच्चा आदमी है और जो कुछ वो कह रहा है उसमें तमाम तर सच्चाइयां छुपी हुई हैं। लाबून के खिलाफ वैसे भी कोई साजिश या कोई अमल मुमकिन नहीं था और ना ही जरूरी। चौंका शाबान तो खुद यही चाहता था कि अब वो अपनी इस सरजमीन को देखे जिसकी मिट्टी से उसकी तख्लीक हुई थी। अखरतून के सफर को अब आगे ही जारी रहना चाहिए था। भला वापसी का क्या तस्वुर किया जाता था, और जहां तक रह गए वो जिन्होंने उसे परवान चढ़ाया, तो बहरहाल सिर्फ अकेले शाबान की कोशिशों से तो उन्हें वह सब कुछ हासिल नहीं हो सकता जिसके वो जरूरतमंद हैं। उनके लिए तो सब्र कर लेना ही ज्यादा मुनासिब है। तो शाबान ने कहा, मुअज़्ज़ज़ लाबून, मैंने तेरी गुफ्तगू सुनी और ज़हनी तौर पर मैं तुझसे बेशक इत्तफाक रखता हूँ। मेरे सिलसिले में एक और बात है जिसे तू गौर से सुन। वो ये कि मैंने तो अपनी दुनिया देखी ही नहीं, ना मैं तरदाना को जानता हूँ ना तश्ता और सोबेरा को। जहाँ तक मुझे बताया गया है कि मेरे अपने माँ बाप भी कोई और हैं, मैंने उनकी सूरत भी नहीं देखी। मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ लाबून के दर हकीकत मेरी तरफ से किसी बुराई की तवक्का मत रखना, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पर ना सोबेरा को जानता हूँ ना तश्ता को। एक तरह से मैं दरमियानी आदमी हूँ। और अगर ये एक सच्चाई है कि हम सब तरदाना के बाशिंदे हैं, तो मैं बताते खुद भी उन दो कबीलों से नाखुश हूँ और ये चाहता हूँ कि ये पहले की मानद एक हो जाएं और दो का तस्वर खत्म हो जाए। ये काम ना मैं कर सकता हूँ लाबून और ना तू, लेकिन हम देखने वाले हैं और देखते रहेंगे। हाँ, ये अहद हम आपस में कर सकते हैं कि तू ना मुझसे नफरत कर ना मैं तुझसे। तो फिर मैं तुझसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। और दोनों ने बड़ी मोहब्बत से हाथ मिलाया। तब लाबून ने कहा, यहाँ इन लोगों को काबू में रखने के लिए क्या ये जरूरी है कि सोबेरा वालों को एक तरह से कैद ही रखा जाए? लेकिन अगर तू उनके लिए कुछ और आसानियाँ चाहता है तो मैं तुझे इजाजत देता हूँ कि वो आसानियाँ तू उन्हें फराहम कर दे, मैं उसमें तेरा मुआवन रहूंगा। बाकी सारे मामलात जूं के दूं चलने दिए जाएंगे यहाँ तक कि हम अपनी सरजमीन पर पहुंच जाएं। वैसे मैं फौरी तौर पर तुझे इस जहाज पर नायब कप्तान मुकर्रर करता हूं और जान समूएल तेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं है और चूंकि इस दुनिया का आदमी है इसलिए उसे तो कोई हैसियत ही दी नहीं जा सकती सिवाय इसके कि वो हमें हमारी मंजिल पर पहुंचा दे। तो फिर एक सवाल मैं तुमसे जरूर करूंगा, इन लोगों का मुस्तकबल क्या होगा? फैसला तो तरदाना वाले ही करेंगे। मेरा मतलब है वो
जो साहिब हसीयत हैं, यानी जिनका सलानूबिया पर इक़्तिदार कायम है। लेकिन मेरी जहाँ तक मालूमात है वो सिर्फ ये है कि अब ये लोग तभी मौत का इंतज़ार करेंगे, यानी उनकी वापसी तो किसी तौर पर मुमकिन ही नहीं। हाँ, ये दूसरी बात है कि वहाँ उन्हें हर तरह की आसाइशें फराहम कर दी जाएं और कोई ऐसा मामला नहीं है जो उन लोगों के लिए मुश्किल हो। जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया में चंद ही तरीके राइज हैं, एक औरत और एक मर्द। सो मेरा ये ख्याल है कि तरदाना वाले उन्हें अपने दरमियान कबूल कर लेंगे। अब ये दूसरी बात है कि तश्ता में हो या सबेरा में या सिर्फ तरदाना में, यूं ये जिंदगी गुजारेंगे और बिल आखिर मौत की आगोश में जा सोएंगे। मेरे अपने ख्याल में तो इसके अलावा और इनका कोई मुस्तकबल नहीं है, लेकिन इन्हें इस मुस्तकबल से बेखबर रखना लाबून, वरना ये बददिल होकर खुदकशी कर लेंगे। लाबून ने गर्दन हिलाकर इस बात से इत्तफाक किया और उसके बाद शाबान और लाबान के दरमियान ये मुलाकात खत्म हो गई। गारथा के साथ चला गया और शाबान आहिस्ता आहिस्ता टहलता हुआ अखनातून के दूसरे गूशे की जानब चल पड़ा, जो इंतहाई फासले पर था। मिस्टर जॉन, जहाज के कप्तान आप ही हैं, मुझे आपके साथ ताआवुन करके बहुत खुशी होगी। शाबान ने फौरन ही वजाहत कर दी। लाबून चला गया और शाबान जान के पास खड़ा उससे बातें करता रहा। जान समूएल की आंखों में कोई सवाल रखता था। बिल आखिर उसने शाबान से पूछ ही लिया, क्या सिर्फ इंसानी बुनियाद पर मैं आपसे अपने लिए कोई सवाल कर सकता हूँ मिस्टर शाबान? मैं जानता हूँ मिस्टर जॉन समूएल कि आप क्या सवाल करेंगे। आपके जहन में सिर्फ एक ही सवाल आ सकता है मेरे अंदाजे के मुताबिक, और वो है आपका अपना मुस्तकबल। हाँ, मुझे यूं महसूस होता है जैसे अब मैं अपनी दुनिया से बिल्कुल अलग हो गया हूँ। इंसान मौत के बाद ऐसे तसव्वुरात कायम करता है। मेरा मतलब है कि वो ये सोचता है कि मरने के बाद उसका राब्ता उन तमाम अपनों से टूट जाएगा जिनके दरमियान उसने ज़िंदगी गुजारी। लेकिन मेरी तकदीर देखिए मिस्टर शाबान, कि ज़िंदगी ही में मुझे वो तमाम मराहल दरपेश आ गए जो मौत के बाद आते हैं। यानी अब इन समुद्रों में भला इस बात का कोई इम्कान है कि मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकूं? एक सवाल करूंगा आपसे मिस्टर जॉन समूएल, शाबान ने आहिस्ता से कहा। ज़रूर। आप क्रिश्चियन हैं? हाँ। कौन से तबके से ताल्लुक़ रखते हैं? कैथोलिक, जॉन समूएल ने जवाब दिया। आपके मज़हब में कोई उम्मीद, कोई आस दिलाई गई है? समझा नहीं। मैं अपने मज़हब की बात करता हूँ, यानी वो मज़हब जिसको मुझ पर मुसल्लत नहीं किया गया, लेकिन जिसके दरमियान मैंने परवरिश पाई। मेरे मज़हब में उम्मीद और आस एक ऐसी चीज़ है जिसे कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती, और आपके यहाँ भी खुदा का तसव्वुर मौजूद है। हम जब कोई काम अपनी पहुँच से बाहर पाते हैं तो फिर उसके लिए खुदा का सहारा तलाश कर लेते हैं। मेरी ज़ाती राय है मिस्टर जॉन समूएल कि जो कुछ हो रहा है अपनी उसे ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी समझें और उसके बाद अपने मामलात खुदा के सुपुर्द कर दें। आपकी मदद होगी। जॉन समूएल हैरान सा शाबान को देखने लगा। वो किसी गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मिस्टर शाबान, दर हकीकत ये तो बिल्कुल सामने ही की बात है, लेकिन आप तो, मेरा मतलब है कि आपके बारे में तो, हाँ, मेरे बारे में आपने ये सुना है कि मैं इसी दुनिया का बाशिंदा हूँ जिसकी सिमत हम लोग रुख कर रहे हैं। मेरा मामला तो आप यूं छोड़ दीजिए कि मैं अपने मुस्तकबल अपनी आंखों से देख लूँगा, लेकिन आपको मैं यही मशवरा देता हूँ कि अपने खुदा से रजू कीजिए और उससे अपनी वापसी की दुआएं मांगिए। सिर्फ एक वादा कर सकता हूँ आपसे, वो ये कि तकदीर ने और वक़्त ने कभी मुझे कोई ऐसा मौका फराहम किया कि मैं आपको आपकी दुनिया तक वापस लौटा सकूं, तो मैं उससे कोताही नहीं करूंगा। आपके अल्फाज मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं और हकीकत ये है कि आपने एक तरह से मुझे नई ज़िंदगी से रोशनास करा दिया। शुक्रिया मिस्टर शाबान, बेहद शुक्रिया। आप जो कुछ भी करें पूरी हिम्मत और दयानत के साथ करें। हम रास्ते से वापसी का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमें शदीद तरीन तबाही का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वक़्त शायद अपना फैसला खुद सादर करेगा और आप इस फैसले का इंतज़ार करें। मैं आपकी हदायत पर अमल करूँगा, ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे और दूसरे साथी भी, जॉन समूएल ने कहा। और हकीकत ये है कि बाद के जो 2 दिन शाबान के सामने आए उसमें जॉन समूएल को ज़्यादा मुस्तैद और खुशो खुरम पाया। गोया जॉन समूएल और उसके साथियों ने शाबान की इस बात से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक कर लिया था। शाबान को इस रात माई माची के गुस्से का शिकार होना पड़ा। तन्हाई में जब एक बार शाबान उससे मिला तो उसने माई माची की आंखों में गजब के तासरात देखे और उन तासरात को शाबान ने एक लम्हे में महसूस कर लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम्हारा नाम तूरना है, मैं तुम्हें माई माची कहकर मुखातब करूं या तूरना। माई माची खुश्क निगाहों से उसे देखने लगी। फिर उसने सर्द लहजे में कहा, तू क्या कहना चाहता है सोबेरा के गद्दार। शाबान ने महसूस कर लिया कि उन अल्फाज में गुस्सा है, लेकिन वो मुस्कुरा दिया। उसने आहिस्ता से कहा, मेरी बुजुर्ग, मेरी मुअज़्ज़ज़ तूरना या माई माछी, तूने बेशक जो कुछ कहा तेरे अंदाजे के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं सोबेरा का गद्दार कहाँ से हुआ? जो तश्ता वालों के मंजूरे नजर बन जाएं, वो सोबेरा के गद्दार नहीं तो और क्या है। तूने अखनातून को तबाही और बर्बादी से बचाकर उनकी निगाहों में एक मकाम हासिल कर लिया, और इसमें भी कोई शक नहीं कि जब तू तरदाना पहुंचेगा तो सोबेरा वाले इस जहाने से नुकसान उठाएं जो अब तूने तश्ता वालों के लिए वक्फ कर दी है। सोबेरा मेरा कबीला है और मैं नहीं जानता कि तरदाना में क्या क्या है, और इस बात से तुझसे ज्यादा और कौन वाकिफ है। लेकिन सुन मेरी मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग, मैंने जो कुछ किया वो अपने लिए ही नहीं, तेरे लिए, सोबेरा वालों के लिए। वो कैदी मैं भी किया, और तो तू ना समझी के गुफ्तगू कर रही है जबकि तू दाना है। मुझे बता, अगर वो जंगी जहाज जो अखनातून को तबाह कर देने के लिए आए थे अखनातून को तबाह कर देते, तो क्या तश्ता वाले बचते ना सोबेरा वाले? कौन बचता इनमें? अखनातून के टुकड़े पानी में तैर रहे होते। बेशक हम खुद समुंदर के बासी हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि उसके बाद हम समुंदर ही के रास्ते तैरते हुए तरदाना पहुंच सकते? मतलब क्या है तेरा? माई माछी ने कहा, मैं शायद अपने दिल में ये बात हमेशा रखता और किसी को कुछ ना बताता। मैंने कुछ और भी किया है क्या? माई माछी ने पूछा। ये बात बारहा मेरे जहन में आई थी कि अखनातून तरदाना की जानब जा रहा है। ऐसे असले से लेस है जो अगर तरदाना वाले हासिल कर ले तो उसे अपने मुखालफिन को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे जहन में ये बात बहुत बार आई, लेकिन कोई ऐसा जरिया नहीं था जिसकी बिना पर मैं ये असला तबाह कर सकूं। असले की तबाही का मतलब ये था कि अखनातून भी तबाह हो जाए, लेकिन मैं ये अक्सर सोचता रहा कि किसी तरह इस असले से अखनातून को निजात दिला दूं, ताकि ये असला तरदाना के इंसानों के लिए खौफनाक ना साबित हो। ये भी मुमकिन हो सकता था कि इस असले की नकल वहां शुरू हो जाती और उसके बाद वो सब कुछ वहां भी जारी हो जाता जो इस दुनिया में होता है। चुनाचा माई माछी, मैंने वो सारा असला बेमकसद जाया किया। 8 जहाजों को तबाह करने में जितना असला सिर्फ हुआ, उससे ज्यादा असला मैंने बिला वजह समुंदर की नजर कर दिया ताकि वो असला खत्म हो जाए, और ये बात शायद किसी ने भी महसूस नहीं की। अब जहाज पर असला मौजूद नहीं है। असला इस्तेमाल करने वाले औजार बेशक हैं, लेकिन वो गोला बारूद मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया जो तरदाना वालों को नुकसान पहुंचा सकता था। माई माची की आंखें हैरत से फैल गईं। वो फटी फटी निगाहों से शाबान को देखती रही, और हकीकत ये थी कि शाबान ने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, लेकिन ये तसव्वुर उसके जहन में जरूर था, और ये एक बड़ी सच्चाई थी। जब माई माची के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने आहिस्ता से कहा, वो बुरा भला जो किससे शिकाला कह सकती थी, यानी तेरी माँ, वो मैंने तुझे कह दिया है, और माओ के कहे का बुरा नहीं माना जाता। मुझे यकीन है कि तू मेरी बातों का बुरा नहीं मानेगा। शाबान ने आगे बढ़कर माई माछी के दोनों हाथ पकड़े और उन्हें होंठों से लगाया और आहिस्ता से बोला, ना मैं सोबेरा का गद्दार हूँ ना तरदाना का। इस बात को जहन में हमेशा हमेशा रखना। ये कहकर वो वहां से आगे बढ़ गया। उसी रात उसकी मुलाकात लाबून से भी हुई, जो समुंदर के सीने पर रवां दवां अखनातून के तन्हा गोशे में खड़ा आसमान की जानब देख रहा था। शाबान खुद ही उसकी जानब बढ़ गया तो लाबून ने गर्दन घुमाई। शाबान को देखकर मुस्कुराया। इस वक्त गारथा लाबून के साथ नहीं थी, वैसे भी खासा वक्त गुजर गया था और शाबान सिर्फ अपने फराइज के मसले में निकल आया था। तब लाबून ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, नौजवान कप्तान, मैंने तेरे सुपुर्द जो जिम्मेदारियां की हैं उन्होंने तुझे बेपनाह मसरूफ कर दिया, और मैं खुद अपनी आंखों से तेरी मुस्तदी की कार्रवाइयां देखता रहता हूँ। काश तेरा ताल्लुक तश्ता से होता। शाबान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से कहा, मुअज़्ज़ज़ लाबून, इस बात को दिल से तस्लीम कर ले कि मेरा ताल्लुक तश्ता से भी है। हाँ, तेरे अफकारों ख्यालात में भी तरदाना की हवाएं शामिल नहीं हुई, और मुझे इस पर एतराज भी नहीं है, क्योंकि मेरे फराइज भी बस तरदाना की खुश्क जमीन तक पहुंचने तक हैं, और उसके बाद मैं भी वहां का एक आम आदमी शहरी बन जाऊंगा। लेकिन तुझे देखकर मुझे खुशी होती है, और मेरे दिल में यह ख्वाहिश बार बार बेदार होती है कि तू हमेशा मेरा दोस्त रहे, यानी तरदाना में भी।
इसका अहद तो हम लोग कर चुके हैं लाबून। हाँ, और इस पर कायम रहना मेरे दोस्त, वरना मुझे दुख होगा, लाबून ने कहा। ठीक है, ये मेरा तुझसे वादा है मुअज़्ज़ज़ लाबून, शाबान ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, और लाबून ने अपने कवी हिकल हाथ में शाबान का हाथ थाम लिया। वो मसरूर नजर आ रहा था। वैसे मुअज़्ज़ज़ लाबून, मुझे ये बता कि तूने जहाज की सिमत का सही तयन कैसे कर लिया? मेरा मतलब है, इन वीरान समुद्रों में हम बगैर किसी इशारे के एक सिमत बढ़ रहे हैं। क्या तुझे यकीन है कि हम अपनी मंजिल ही की जानब जा रहे हैं? हाँ, मैंने इस इल्म पर खसूसी महारत हासिल की है, और हकीकत यह है मेरे दोस्त शाबान कि सूरज हमारा रहनुमा है। सूरज से मुझे वो रास्ते मिलते जा रहे हैं जो मुझे मेरी मंजिल यानी तरदाना तक ले जाएंगे, और अभी तक सूरज सच बोल रहा है। वो निशानात मिलते जा रहे हैं जिनसे मुझे ये यकीन हो रहा है कि हम सही सीमत पर हैं। रात को जब सितारे चमकते हैं तो समुद्र की इस दुनिया में हमें रहनुमाई मिलती है। नामालूम समुद्रों की ये दुनिया बड़ी वसीओ अरीज, और इसमें सही सिमतों का तयन सबसे मुश्किल काम है। लेकिन सितारे अपना एक मकाम रखते हैं, और वो देख आसमान पर इस वक्त भी वो 3 सितारे हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। तूने देखा उनकी सीध किस जानब है, और जहाज का रुख भी तू अंदाजा कर ले। ये सितारे हमें सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। सूरज की किरणें अपने अंदाज बदलती रहती हैं, लेकिन उनमें एक रहनुमा किरण भी होती है, जिसका निशान मैं तुझे दिन की रोशनी में उस वक्त बताऊंगा जब सूरज आसमान की बुलंदियों में बीचों बीच टिका हुआ होगा। एक किरण हमेशा समुद्र पर रहती है, और यही किरण तरदाना का रुख किए हुए है। अगर ये किरण सही रास्ते की रहनुमाई ना करे तो बेशक हम भटक जाएं। खूब हैरत की बात है। नहीं, इसमें हैरत नहीं, इल्म के समुद्र से तू ना वाकिफ नहीं है, क्योंकि खुद तेरे पास भी एक इल्म मौजूद है, यानी हथियारों के इस्तेमाल का इल्म। शाबान ने गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाई और बोला, मजीद कुछ सवालात मेरे जहन में गर्दिश करते हैं। क्या? जब तरदाना के रहने वाले यकसा सूरतों के हामिल हैं, तो यहाँ इस दुनिया में तूने ये अंदाजा कैसे लगा लिया कि कौन से लोग सुबेरा से ताल्लुक रखते हैं और कौन से तश्ता से? ये भी एक दिलचस्प और हैरतनाक बात है जो तुझे नहीं मालूम होगी, लेकिन प्रोफेसर बैरन जानता था। ये सब जानते हैं कि एक जरा सा फर्क तरदाना के रहने वालों में है, यानी उन दोनों कबीलों में जो तश्ता और सुबेरा कहलाते हैं। मेरा चेहरा देख, लेकिन बाद के इस हिस्सों में तुझे मेरे नकूश में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। अलबत्ता मैं तुझे बताए देता हूँ, मेरे चेहरे की रंगत में तांबे जैसी सुर्खी शामिल है, और उन सब में जिनका ताल्लुक तश्ता से है। जानता है, ये सुर्खी पहले हमारे रंगों में नहीं गई थी, ये पैदा की गई है। कैसे? जमीन में जो धात पैदा होती है उनमें से एक धात ऐसी है जिसका इस्तेमाल अगर ग़िज़ा की हैसियत से किया जाए तो खून के ज़र्रात में शामिल होकर वो चेहरों के रंग में तब्दीली रूनुमा करती है। ये भी हमारे जादूगरों का एक जादू था जो उन्होंने तश्ता और सबेरा में शिनाख्त की हैसियत से बनाया। सबेरा वाले वो धात नहीं खाते, इसलिए उनके रंगों में सफ़ेदी शामिल होती है जैसे तेरे रंग में, और उसके साथ साथ ही उनके जिस्मों में एक ख़ास कैफियत पैदा हो जाती है जिससे उनकी शिनाख्त होती है। वो क्या? बस उनके बदन से हल्की हल्की खुशबू उठती है जिसे तुम पसीने की बू कह सकते हो। लेकिन तश्ता वालों को पसीना नहीं आता, वो धात की उन जिस्म से फाजल पानी खत्म कर देती है। कैसी हैरतनाक बात है। तो तरदाना में चलकर देखिएगा कि तरदाना वाले का जादू क्या क्या शक्लें इख्तियार कर चुका है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और जब सबज समुंदर आ जाएगा तो हमें फूलों की बस्ती नजर आएगी। सबज समंदर, फूलों की बस्ती, आसमान की रंगत में जो नीलाहटें देख रहा है, आगे चलकर ये रफ्ता रफ्ता सब्जी माइल कैफियत इख्तियार कर जाएगी, और उसके बाद हम जिस समुंदर से गुजरेंगे वो फूलों से भरा हुआ होगा। मखसूस किस्म के फूल जो पानी ही में अपना सारा नशूदो नुमा का अमल रखते हैं और उसी में जिंदा रहते हैं। फूलों का ये समुंदर हमारी बस्ती का आगाज होगा, यानी वहां से हमें अपनी बस्ती के किनारे नजर आने लगेंगे। आह, मेरी आंखें इन किनारों को देखने का कितना शौक रखती हैं। बस यूं समझ ले, जब आसमान का रंग सब्ज होने लगे तो फूलों के समुंदर से गुजरना पड़े तो हम तरदाना पहुंच जाएंगे। अब जहाज पर हल्का हल्का सब्ज रंग मुसल्लत हो गया था जो आसमान का अक्स था।
धूप की तमाज़त वही थी और उसकी शिद्दत में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि सूरज पर सब्जी चढ़ी हुई थी, हल्की हल्की सब्जी जो सूरज की शुआओं को रोक तो नहीं पा रही थी, लेकिन एक खुशगवार सा रंग उसने पूरे समुद्र पर बखेर दिया था। और यहाँ समुद्र भी सब्जी माइल ही था। शाबान इस सिलसिले में किसी से कोई तज़किरा ही नहीं किया। ये लाबून का राज था जो उसने उसे दिया था। अखरतून की रफ्तार तेज कर दी गई और शाबान के दिल की धड़कनें भी उसी रफ्तार से तेज होती जा रही थी, क्योंकि अब वो उस अनोखी बस्ती तरदाना पहुंचने वाला था जिसकी कहानियां मुहज़्ज़ब दुनिया वालों के लिए यकीनन एक साहर की बस्ती की कहानियां होंगी। लेकिन शाबान तो उसी बस्ती का एक फर्द था। और फिर वो रात और दिन, 2 दिन के सफर के बाद उन्होंने सफर में उगे हुए फूल देखे। हो सकता है उन फूलों ने तरदाना के रहने वालों को ना चौंकाया हो, लेकिन जॉन समूएल ने हैरानगी से दूरबीन आंखों से लगाते हुए कहा, मेरे खुदा, इधर देखो, उधर देखो, क्या ये खुशकी है? मगर नहीं, ये खुशकी तो नहीं हो सकती। समुंदर पर तैरते हुए फूल और उनका कोई हदूदो राबा नहीं है। जिधर देखो फूल ही फूल नजर आते हैं। क्या ये कमल के फूल हैं? मगर समुंदर में कमल कैसे? हैरानी की बात है। फूलों की इस आबादी से गुजरते हुए भी बहुत से घंटे तय हो गए। लाबून इस वक्त बुर्ज पर खड़ा सामने नदगाहें जमाए हुए था। गार था उसके नजदीक थी, शाबान भी था। तभी दफतन लाबून की धाड़ गूंजी, तरदाना तरदाना तरदाना। शाबान और गारथा ने भी समुंदर के सिरे पर निगाहों की उस जाविये से लेकर उस जाविये तक फैली हुई उस लकीर को देखा जो खुशकी का निशान बेती थी। उनकी आंखों में तजस्सुस से सिकुड़ गईं, लेकिन लाबून का शोर जहाज पर सुन लिया गया और चारों तरफ खुशी और कहके बिखर गए। यहाँ तक कि सुबेरा वाले भी अपनी जगह से उठ उठकर किनारों की जानब लपके थे ताकि वहां से वो तरदाना का नजारा कर सके। और चौंका शाबान की सिफारिश पर उन पर से बहुत सी पाबंदियां खत्म हो गई थी, चुनाचा उन्हें इसका मौका मिल गया। लाबून के इर्द गिर्द मजमा जमा हो गया। तश्ता वाले उसे चूम रहे थे और उसकी सही रहनुमाई पर दीवाने हो रहे थे। यूं कुछ देर के लिए अखनातून का माहौल कुछ अजीब सा हो गया था। और मुझे माफ करना मेरे दोस्त शाबान, अब ये जरूरी हो गया है कि हम सुबेरा वालों के लिए हाथ बांध लें और उन्हें बिल्कुल कैदियों की हैसियत दे दें। जब हमारा ये जहाज उस जमीन के करीब पहुंचेगा तो हमारी रहनुमाई पीली कश्तियां करेंगी और ये पीली कश्तियां तश्ते वालों की होंगी और वो लोग उनमें सवार होकर हमें चारों तरफ से खुश आमदीद कहेंगे और हम अखनातून की कश्तियों से खुशकी तक पहुंचेंगे। उन्होंने हमारे इस्तकबाल का भरपूर इंतजाम किया होगा। पीले फूल हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे, यानी जहाँ फूलों के ये अंबार होंगे वहीं हमें साहल तक पहुँचना होगा। ये एक शनाख्त होती है तश्ता वालों की। गोया फूलों से हमारी रहनुमाई की जाएगी। हाँ, और हमें हर कीमत पर चमकदार दिन का इंतजार करना होगा। यानी अगर हमें उस लकीर तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई तो हम अखनातून को लंगर अंदाज कर देंगे और उस वक्त अपनी मंजिल का तयन करेंगे जब दिन की रोशनी होगी, ताकि हमें पीले फूलों के निशान मिल जाएं और पीली कश्तियां बाआसानी नजर आ जाएं। शाबान ने हैरत और दिलचस्पी से यह बात सुनी। पहर तौर हर जगह के अपने अपने अंदाज होते हैं। उसने उन लोगों को कैदी बनाने पर कोई एतराज नहीं किया था जो सबेरा वाले थे, और जाहिर है ये असूल की बात थी और शाबान इसमें कोई मुदाखलत भी नहीं कर सकता था। लेकिन माई माछी के हाथों में उसने अपने हाथों से रस्सियां लपेटी थी। माई माछी ने उसे देखते हुए कहा, शाबान, तुम पर बहुत सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, उनका ख्याल रखना। हो सकता है खुशकी पर पहुंचने के बाद तुम्हें यह हैसियत हासिल ना हो, लेकिन जो कुछ तुम करते रहे हो वो मेरी निगाहों से उज्जल नहीं है। और हैरान कुन बात यह है कि सुबेरा के कैदी तुम्हारी ही जानब देखते हैं और जब वो आपस में सरगोशियां करते हैं तो ये कहते हैं कि शाबान उनका रहनुमा साबित होगा। गो वो तुमसे मुकम्मल तौर पर वाकफियत नहीं रखते। मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा, शाबान ने आहिस्ता से कहा और माई माछी के हाथों पर रस्सी लपेट दी। सुबेरा वालों को एक जगह बिठाया गया जहां तश्ते वाले पूरे जहाज पर दनदनाते फिर रहे थे और जॉन समूएल और उसके साथियों को खसूसन पीले लिबास पहना दिए गए थे ताकि वो तश्ता वालों के लिए शनाख्त बन जाएं और किसी गलतफहमी का शिकार ना हों। और फिर हर तरफ पीले रंग की लकड़ी की अनोखी साखत की कश्तियां समुंदर में बिखर गईं। उनकी तादाद बेपनाह थी। शाबान को वो लम्हात याद आने लगे जब एक रात उन्होंने समुंदर में अनोखी साखत की छोटी छोटी कश्तियां देखी थीं जो ओशियन ट्रेजर की तानफ से अखनातून पर हमला आवर होने आई थी।
पीली कश्तियों की तादाद बेपनाह थी और फिर वो फूलों के अंबार में भी नजर आने लगे जिनका रंग पीला था और लाबून ने उंगली से उस जानब इशारा किया। चुनाचा जान समूएल और उसके साथी अखनातून का रुख तब्दील करने लगे और अखनातून आहिस्ता आहिस्ता साहल से करीब होने लगा, यानी एक ऐसी जगह तक जहां से लंगर अंदाज किया जा सके। पीली कश्तियां अखनातून से दूर ही दूर थीं और उस पर इंसान नजर आ रहे थे। समुद्र के आखिरी सिरे पर उस जगह जहां दुनिया वाले पहुंचने का तसव्वुर भी ना कर सकें, अनोखी आबादी के अनोखे लोग दूर दूर से अखनातून को देख रहे थे। अखनातून वाले उनकी शक्लें नुमायां तौर पर नहीं देख सके थे। फूलों के इस अंबार के पास भी बेशुमार अफराद नजर आए जो इस्तकबाली अंदाज में हाथ हिला रहे थे और फिर अखनातून लंगर अंदाज हो गया। कश्तियां तैयार हुई। तमाम लोगों को कश्तियों में सवार कराने के बाद लाबून उन्हें अपनी रहनुमाई में साहल की जानब ले चला। पीछे से पीली कश्तियां भी आ रही थीं और यकीनी तौर पर सबको साहल पर एक दूसरे से गले मिलना था। लाबून की आंखें खुशी से चमक रही थीं। शाबान उसके करीब खड़ा हुआ था। दूसरी सिमत गार्था वर्था उनके अकब में सैंड्रा और प्रोफेसर बैरन थे। कश्तियां आहिस्ता आहिस्ता साहल के करीब पहुंची और जब लाबून ने साहल पर कदम रखा तो दफत नहीं वो दहशत से सुकर कर रह गया। इस्तकबाल करने वालों के चेहरे पर इस्तकबालिया तासर नहीं था, बल्कि एक खौफनाक सी कैफियत थी। लाबून की हलक से बेइख्तियार निकला, आह सोबेरा वाले धोखा हो गया, जबरदस्त धोखा हो गया। ये इस्तकबाल करने वाले तश्ता के नहीं सोबेरा के लोग हैं। आह हमारे दुश्मन। सुनने वालों पर बिजली सी गिर पड़ी। लाबून के अल्फाज पिघला हुआ शीशा थे जो बहुत से कानों को जख्मी कर गए। सबकी फटी फटी आंखें ये मंजर देख रही थी और सोबेरा वाले साहर पर मुंतशिर हो गए थे। लाबून ने सरगोशी के अंदाज में कहा, बहुत चालाकी से काम लिया है। आखिर लम्हात में हम धोखा खा गए। सुनो मेरे तमाम साथियों, गौर से सुनो। खबरदार कोई शख्स जज्बाती होने की कोशिश ना करे। हमारा प्लान आर्जी तौर पर फेल हो गया है और हम सोबेरा वालों की जहानत का शिकार हो गए, लेकिन अब हमारी जहानत यही है कि हम इनके दरमियान रहकर अपनी जिंदगी बचाएं। इसलिए कोई जदोजहद ना करे और मैं तुम्हारे सरबराह लाबून की हैसियत से तुम्हें ये हुक्म दे रहा हूँ कि जब तक मैं तुम्हें कोई हुक्म ना दूं कोई हरकत ना करे, बल्कि सिर्फ इन हालात का तर्जिया करे जो अब हमें पेश आने वाले हैं। गार्था, शाबान, प्रोफेसर बैरन वगैरह सब के सब साख्तो जामत थे। शाबान की होंठों पर अलबत्ता एक हल्की सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। दिल ही दिल में वो ये सोच रहा था कि इंसानी दुनिया के किसी भी खिस्से, किसी भी गोशे में हो, उसके अंदर वह सिफात मौजूद है जिनसे वो एक दूसरे को धोखा दे सकता है और अपनी बका, अपनी बर्तरी का सामान पैदा कर सकता है। तमाम कश्तियां साहल पर पहुंच गईं। पीछे से आने वालों ने अब अपना असल रूप दिखाया और अखनातून से उतरने वालों की अकब में पहुंचकर उन पर निगाह रखने लगे। ये अंदाजा नहीं था कि अखनातून से उतरने वाले कोई पेशकदमी करें तो वो किस रद्द अमल का इजहार करेंगे। सोबेरा वाले अब जाहिर हो गए थे और कुछ देर के बाद जब अखनातून से उतरने वाले सब एक जगह जमा हो गए तो एक नौजवान शख्स नमूदार हुआ जो अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था। जिस्म पर गोश्त के तोदे जमे हुए थे और कद इतना लंबा था कि देखने से ताल्लुक रखता था। गार्था की आंखों में उसे देखकर एक अजीब सी नशीली कैफियत बेदार हो गई। वो मोहब्बत भरी नजरों से उस पुर इश्तियाक अंदाज में उस आने वाले के तनो तोश को देख रही थी। यूं लगता था जैसे किसी माहर संग तराश ने पत्थर का एक ऐसा मुजस्समा तराश दिया हो जिसमें खुद ब खुद जिंदगी दौड़ गई। उसके अज़ू कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो उसके पैरों की जुम्बिशों से हिलता हो। फौलाद की मानद ये शख्स उनके सामने पहुंच गया और उसने एक कतार पर नजर डाली, फिर मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम टीलान है और सोबेरा के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों ने मुझे सोबेरा वालों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सौंपी है। सो ए लोगों जो एक अजीबोगरीब सफर से आए हो और यकीनन तुम्हारा इल्म मुझसे बरतरो आला है। मैं एक नाचीज इंसान हूँ, तुम्हारे इल्म के सामने बिल्कुल बच्चा, लेकिन जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसके तहत मैं इब्तदाई अहकामात नाफज करता हूँ और इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ कि हर शख्स ये हुक्म उस लिए माने कि ये मेरा नहीं बल्कि सोबेरा के उन बुजुर्गों का है जिन्होंने मुझे इनके अल्फाज तुम तक पहुँचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं उनको भी नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं रखता जो तश्ता से ताल्लुक रखते हैं। और मेरे मुअज़्ज़ज़ हमवतनों, तुम लोग जो भी इख्तलाफ रखते हो वो बुजुर्गों का इख्तलाफ है। हम नौजवानों का पैदा किया हुआ नहीं, लेकिन जिम्मेदारियां हर शख्स बखूबी से निभाने का पाबंद है। बेहतर ये होगा कि जब तक
तुम्हारे लिए कोई मुनासिब फैसला ना हो जाए, अपने आप को पुरअमन रखो, वरना मुझे इजाज़त है कि हर सरकशी करने वाले को फना कर दूं, और ये बेहतर नहीं होगा, क्योंकि हम तरदाना में ज़िंदगी चाहते हैं, मौत नहीं। ये मेरा हुक्म नहीं है, ये इल्तिजा है अपने मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों से कि मुझसे ताउन करें। सोबेरा वाले अलग हो जाएं, तश्ते वाले अलग हो जाएं, और उसके बाद उनमें से एक हिस्सा कैदियों का एक सिमत होगा और दूसरा दूसरी सिमत का होगा। लेकिन सोबेरा वाले ये ना समझें कि वो कैदी हैं, बल्कि हकीकत ये है कि बुजुर्ग उनकी शनाख्त करेंगे और उस शनाख्त के बाद उन्हें उनका वो आला तरीन मकाम दिया जाएगा जो उनका हक बनता है। और मेरी इस बात को गलत अंदाज में महसूस ना किया जाए। सबके चेहरे उतरे हुए थे। शाबान दिलचस्पी से ये सोच रहा था कि लाबून ने उस पर बेहद एतमाद किया और यकीनन वह उससे किसी बेहतरी का ख्वाहा होगा। शाबान के लिए यह फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि वो क्या करे, लेकिन हुआ यही। ऐसा लगता था जैसे उन लोगों की आंखों में खास किस्म के शीशे लगे हुए हों जो तश्ता और सोबेरा वालों की फौरी शिनाख्त कर लें। वो रुके तो सिर्फ चंद अफराद पर, जैसे गार्था, सैंड्रा वगैरह वगैरह, या फिर कैप्टन जॉन सैमुअल और उसके साथी उनकी निगाहों का मरकज थे। चुनांचे वो इस सिलसिले में अपने सरबाज से मशवरा करने लगे। तब टेलान ने कहा, और जिनका तल्लुक मेरी राय के मुताबिक इस अनोखी दुनिया से है जिसकी कहानियां बड़ी खूबसूरत होती हैं, मेरा अपना यह ख्याल है कि आर्जी तौर पर वो बाकी लोगों से अलग हो जाएं। प्रोफेसर बैरन ने बेबस निगाहों से अपनी बेटी को देखा। सैंड्रा कुछ न समझ पा रही थी। तब प्रोफेसर बैरन की नजरें शाबान की जानब उठ गईं और उसने ठंडी सांस भर के कहा, शाबान, तुम इस वक्त हमारे लिए मुसीबतों का सबसे कीमती हल हो। बराह करम समझदारी से काम लेना और इस बुरे वक्त को हम पर से टालना। शाबान ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाई और उसके बाद उन लोगों का कैद खाना मुतय्यन किया गया जो शाहल से ज्यादा फासले पर नहीं था। दरख्त नजर आ रहे थे जो इतने खुश रंग सबज थे कि देखने वालों की आंखों में ऐसी ठंडक दौड़ जाए जो उन्हें रोशनी ही रोशनी बख्श दे। मजमूई तौर पर सरजमीन ये बेहद खूबसूरत थी। अतराफ में अहाता तमीर किया गया और ये एक अजीबोगरीब रस्सी से बनाया गया था जो चमकदार थी और जिसके आर पार देखा जा सकता था। रस्सी दख्तों के तने से कसकर बांध दी गई थी और ऐसी गिरें लगाई गई थी उसमें के देखी ना जा सके और वो एक सिती टुकड़ा मालूम हो। और ये दरख्तों का सिलसिला जो दोनों सिमत से दूर तक चला गया था बड़ा वसी था और उसका सामने का हिस्सा बिल्कुल खुला हुआ। पता नहीं इस कैद खाने पर क्यों एतमाद किया गया था। और जब अखनतून से उतरने वालों को इस इलाके में पहुंचाया गया तो ये ख्याल ना रखा गया जैसे कि टेलान ने कहा था, यानी सब उसी जगह पहुंचा दिए गए और हुमायूं के वह सब एक दूसरे में शामिल थे। ये अलग बात है कि सोबेरा वाले खुद भी एक जगह जमा हो गए थे। प्रोफेसर बैरन ने किसी कदर हैरान लहजे में लाबून से कहा, टेलान ने तो कहा था कि सोबेरा वालों को अलग रखा जाएगा। लाबून ने कोई जवाब नहीं दिया और पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाकर खामोश हो गया। प्रोफेसर बैरन फिर बोला, मिस्टर लाबून, क्या हम लोग एक बड़ी गलती का शिकार नहीं हो गए? लाबून ने सवालिया निगाहों से प्रोफेसर बैरन को देखा और किसी कदर खुश्क लहजे में कहा, आपका क्या ख्याल है मिस्टर बैरन, क्या हमने कोई ऐसी जानबूझकर गलती की जो फितरत से मुख्तलिफ हो? नहीं, मेरा मतलब यह है कि उन्हीं लोगों ने चालाकी का सबूत दिया। हाँ, जाहिर है ये अपनी जहानत अलग रखते हैं और तरदाना से दूर के लोग तो नहीं हैं। बुनियादी तौर पर अगर मेरी राय पूछी जाती तो मैं हमेशा इस बात से इख्तलाफ करता कि तरदाना की जहानतें मुंतशिर हों, लेकिन ऐसा हो गया और ऐसा ना होने देना किसी एक फर्द के बस की बात नहीं थी। हमारी इस हसीन सरजमीन पर न जाने कैसे कैसे अजाब नाज़िल हो गए, लेकिन होगा क्या, मैं ये सोचता हूँ। तवील अरसे के बाद मैंने भी अपनी सरजमीन का रुख किया और जो मेरे मुंतज़िर होंगे अभी इस एहसास का शिकार होंगे कि शायद हम उनके दरमियान पहुंच जाएं और जब उन्हें इल्म होगा कि हम आ गए हैं लेकिन सोबेरा के कैदी हैं तो उन पर क्या गुजरेगी। इस वक्त मैं किसी मिशन का सरबराह नहीं बल्कि एक आम इंसान हूँ जो अपनी सरजमीन पर पहुंचने के बाद अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों से सुखबदोश हो चुका हूँ। कोई ऐसी तदबीर, कोई ऐसी तजवीज़ के हम वाकिफ रहें सोबेरा वालों के अमल से और ये अंदाज़ा हो जाए हमें कि आने वाले वक्त में ये हमारे लिए क्या इरादे रखते हैं। इस वक्त हर शख्स
अपनी सरजमीन पर पहुंच चुका है, सिवाय उन अफराद के जिनका ताल्लुक यहाँ से नहीं। चुनाचा कोई ऐसी तजवीज़ हर शख्स के जहन से कबूल की जा सकती है जो हमारी बका का बाइस बन जाए। लाबून चौंका और उसने शाबान की तरफ देखा। फिर वो सरगोशी के अंदाज में प्रोफेसर बैरन से बोला, बैरन, ये नौजवान लड़का अब तक हमारा मुआवन रहा है, जबकि इसका ताल्लुक सोबेरा से है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इसे अपना तर्जुमान बना लें तो क्या ये सबसे बेहतर नहीं होगा। अगर ये अल्फाज उससे ना भी कहे जाएं तब भी वो हमारा तर्जमान होगा। आपको इस पर बहुत ज़्यादा एतमाद है। हाँ, अजीबोगरीब शख्सियत का मालिक है वो, और मैं ये समझता हूँ कि जिस दुनिया में उसकी परवरिश हुई है उसका बेहतरीन पहलू उसने हासिल किया है। मिस्टर बैरन, कुछ अरसे के बाद हो सकता है ये वक्फा ज्यादा तवील ना हो और वो सोबेरा वालों में पहुंच जाएगा। अगर उसके बस के बात कर ली जाती तो ज्यादा बेहतर है। मैं कोशिश करता हूं, प्रोफेसर बैरन ने कहा, और उसके बाद चंद लम्हात वो सोचता रहा। फिर उसने सैंड्रा को इशारे से अपने पास बुलाया और कहने लगा, सैंड्रा, मैं कुछ अहम बातें तुम्हें बता रहा हूँ। इस वक्त शाबान से ये गुफ्तगू तुम करो। मेरी तरफ दूसरों की निगाह है, जबकि तुम्हें मशकूक निगाहों से नहीं देखा जा रहा। प्रोफेसर बैरन सैंड्रा को बता रहा था कि उसे शाबान से क्या बातें करनी है। शाबान भी इस वक्त इत्तफाक से तनहा ही था। गार्था काफी दूर निकल गई थी और अपने इस दायरे में मुख्तलिफ जगहों से जायजे लेती रही थी। शैतान औरत यकीनन किसी गहरी सोच में थी और उसके जहन में ना जाने क्या क्या तसव्वुरात पक रहे थे। सैंड्रा शाबान के पास पहुंच गई। शाबान जमीन पर बैठा हुआ था और किसी सोच में डूबा हुआ था। सैंड्रा को देखकर मुस्कुराया और बैठने का इशारा किया। सैंड्रा बैठ गई। हमारा नया कैद खाना, शाबान बोला, तुम्हारा नहीं, हमारा। हाँ, माहौल अचानक और इस अंदाज में बदला कि कोई सोच भी नहीं सकता था। शाबान, अगर तुम तश्ता के कैदी होते तो तुम्हें तश्ता वाले कभी इस बात को नजरअंदाज ना करते कि तुमने अखनातून पर उनकी मदद की। वैसे भी तुमने महसूस किया होगा कि लाबून तुम्हें कैसी निगाहों से देखता है। तुम जो कुछ कहना चाहती हो खुल कर कहो। हो सकता है हमें तफसीली गुफ्तगू के लिए ज्यादा वक्त ना मिल पाए। शाबान, हमारा मुस्तकबल क्या है? तुमसे ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं इस दुनिया की फर्द नहीं हूँ। ये सब कुछ मेरे लिए अजनबी है, लेकिन हकीकत ये है कि मेरा बाप मेरे लिए माँ का दर्जा भी रखता है और जिन हालात का शिकार मेरा बाप हुआ वो मेरे अपने ही हालात हैं और मैं अपने बाप को इससे मुनफरिद नहीं पाती। मौजूदा वक्त हमारे लिए बदतरीन लम्हात का हामिल है और इत्तफाक से तकदीर ने तुम्हें वो ताकत बख्श दी है कि तुम हमारी भी मुआवनत करो। शाबान, ये दो कबीलों का झगड़ा है जो एक अनोखी दुनिया में उठ खड़ा हुआ। तुम लाख अपने आप को जहाँ से आए हो वहाँ से मुख्तलिफ तसव्वुर कर लो, लेकिन जो चीज़ तुम्हारे कबीर में बसी है क्या तुम उसे भूल जाओगे? सैंड्रा, मुख्तसिर, मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ हमें बहुत कम वक्त मिलेगा। शाबान, तुम सोबेरियन हो और जल्द ही तुम्हें यहाँ के इक़्तिदार में शामिल कर लिया जाएगा किसी भी लम्हे। ये मत सोचना कि हम लोग तुमसे अलग हैं। हमारे लिए जो बेहतर कर सकते हो वो तुम्हें करना है। इस वक्त माहौल तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझसे इस बात की तवक्का रखती हो सैंड्रा कि मैं तुम सब के लिए नुकसान की बात सोचूंगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें होशियार कर देना जरूरी है। क्या प्रोफेसर बैरन ने कोई तजवीज़ भेजी है तुम्हारे जरिए? तजवीज़ नहीं, सिर्फ पैगाम भेजा है कि हमें इन लम्हात में तुम्हारी ज़रूरत है। इत्मीनान रखो। माहौल का कुछ जायज़ा लेने के बाद जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा। और सैंड्रा उसके बाद इत्मीनान से उठ गई, क्योंकि गार्था इस हिम्मत आती नजर आई थी। वही अंदाज, वही चाल डाल। सैंड्रा ने वहाँ से आगे बढ़ गई तो गार्था उसके अंदाज में शाबान के नजदीक आकर बैठ गई। मुस्कुराकर उसे देखा और कहने लगी, तो वक्त ने तुम्हें इन सब पर फौकियत दिला दी समुंदर के बेटे। क्या मैं गलत कहा? हाँ, अभी तुम्हारे ये अल्फाज गलत हैं। नहीं, मेरी आंखें बहुत दूर तक देखती हैं। और सुनो शाबान, लग रहा है कि वक्त बहुत मुक़स्सिर है। उसके बाद वो लोग तुम्हें इज्जत और एहतराम के साथ कहीं और ले जाएंगे। ये अनोखी दुनिया बड़ी दिलकश है और शायद तुम इस बात पर यकीन ना करो कि मैं अपना सब कुछ छोड़ने के बावजूद इसमें इस तरह दिलचस्पी ले रही हूँ जैसे ली जा सकती है। मगर डियर शाबान, तुम्हें कुछ अहम बातों का ख्याल रखना है। लाबून को मैंने दिलासा दिया है और उससे कहा है कि जो कुछ मैं बन पड़ता है करूंगी और ऐसे हालात पैदा करूंगी कि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे और उसकी जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है। ठीक है?